हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 द लेजिस्लेचर। इसको हम आईएससी 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है लोकसभा राज्यसभा, जो दोनों ही हाउसेज हैं इंडियन लेजिस्लेचर के, प्लस अमेरिका के जो दोनों हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, एंड दोनों का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट क्या होता है? पहले गवर्नमेंट इज़ द एजेंसी। गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं, ऐसे मजिस्ट्रेसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट, विच एक्सरसाइज द पावर ओवर ऑल इट्स पीपल एंड एरिया। गवर्नमेंट सभी एरियाज़ में और सभी लोगों पे, जो भी लोग देश में रह रहे होते हैं, उनके ऊपर पावर को एक्सरसाइज करती है, पावर का यूज़ करती है। ठीक है। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है एंड एक्सप्रेस एंड इन्फोर्स द विल ऑफ स्टेट। विल ऑफ स्टेट मतलब कि जो भी स्टेट की नीड है, एक कंट्री में जो भी इम्पोर्टेंस है, जो भी नीड है देश की, देश को चलाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनको गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट करती है, बनाती है, एक्सप्रेस करती है और उसको इन्फोर्स करती है, सब जगह पे लागू करवाती है। अब ये गवर्नमेंट करती है अपने 3 ऑर्गन्स के थ्रू है, 3 बेसिक ऑर्गन्स, जो कि कौन कौन से हैं पर्टिकुलरली? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं। इन तीनों ऑर्गन्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। इस चैप्टर में हमें लेजिस्लेचर के बारे में डिटेल में हम समझेंगे। तो ईच गवर्नमेंट परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शंस। अब कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट लेवल और रीजनल लेवल की गवर्नमेंट, सब 3 फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। पहला तो लॉ बनाएंगी अपने पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए, जहाँ तक उनका कंट्रोल है। लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, अब लॉ बन गया है तो उसको हर जगह पे लागू करवाना। फिर लॉ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब अगर कोई लॉ वायलेट करता है तो उसको, उस वायलेटर को पनिश करना है, या लॉ को सही तरीके से कानून की नज़र में इन्फोर्स कराना। अकॉर्डिंगली ईच गवर्नमेंट हैज़ 3 मेन ऑर्गन। अगर 3 फंक्शन है, हर तरह की गवर्नमेंट के 3 फंक्शन होंगे, तो तीनों को परफॉर्म करने के लिए 3 मेन ऑर्गन्स भी होते हैं। द लेजिस्लेचर विच फॉर्मुलेट द विल ऑफ स्टेट। विल ऑफ स्टेट मतलब कि लॉ बनाता है देश के लिए, लॉ मेकिंग फंक्शन लेजिस्लेचर का होता है। फिर एग्जीक्यूटिव, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, जो कि लॉज को इन्फोर्स कराता है, लागू कराता है। एंड इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। जुडिशरी विच अप्लाई द लॉ टू स्पेसिफिक केसेस। जुडिशरी जो है वो लॉज को स्पेसिफिक केस में अप्लाई करने का काम करता है और डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम करता है। अगर लॉ को इन्फोर्स करने में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सॉल्व किया जाता है जुडिशरी के थ्रू। तो ये 3 ऑर्गन्स हो गए गवर्नमेंट की, जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सबको जानने के लिए, सबको पता होना चाहिए तीनों ऑर्गन के बारे में डिटेल में। और द गवर्नमेंट केम टू बी, गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए ऐसे गवर्नमेंट को ट्रिपरटाइट डिवीज़न भी कहा जाता है। मतलब गवर्नमेंट जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 उसके फंक्शंस होते हैं बेसिकली। द लेजिस्लेचर, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये चार्ट बना हुआ है तीनों ऑर्गन्स का, कि तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे वर्क करती हैं शॉर्ट में। लेकिन डिटेल में इस चैप्टर में लेजिस्लेचर हमें पढ़ना है। आउट ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अब तीनों ऑर्गन में से सबसे पहले लेजिस्लेचर को मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज सबसे पहले लेजिस्लेचर का ही फंक्शन आता है। आउट ऑफ 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, प्लेस ऑफ प्राइमेसी बिलोंग टू लेजिस्लेचर, मतलब सबसे प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन लेजिस्लेचर का होता है तीनों में से। जैसे फंक्शन, सबसे पहले सरकार क्या करेगी? लॉ बनाएगी। लॉ, जब कोई कानून बनेगा तभी तो उसको इन्फोर्स किया जाएगा, और तभी तो, अगर कोई लॉ रहेगा ही नहीं तो वायलेट कहाँ से होगा, और जुडिशरी तब कहाँ से आएगी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। इसीलिए सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है लॉ मेकिंग का। इसीलिए लॉजिकली लॉ मेकिंग प्रिसीड्स इट्स एग्जीक्यूशन। लॉ बनेगा तभी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसीलिए लेजिस्लेटिव को प्राइमरी ऑर्गन भी सबसे प्राइमेसी दी जाती है, 3 ऑर्गन में से सबसे प्राइमरी माना जाता है। लेजिस्लेचर इज़ दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न्ड विद द लॉ मेकिंग एंड द एजेंसी विच हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्मुलेट। अब ये ऐसी लॉ मेकिंग एजेंसी होती है और जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लॉज को फॉर्मुलेट करना। लेकिन लॉज बनाए कैसे जाएंगे? डिस्कशन होगा एक लॉ के ऊपर, डिबेट होगा कि क्या वो जनहित में है कि नहीं, सबका वेलफेयर होगा कि नहीं उस लॉ से, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी सिटीज़न को, सब पे डिस्कशंस होगा।
डेलिब्रेशन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन को ही डेलिब्रेशन कहते हैं। द विल ऑफ स्टेट, विल ऑफ स्टेट मतलब कि देश के हित के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं उसी को विल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। और फिर जब ये सब डिस्कशन अच्छे से हो जाएगा तब उसको लीगल अथॉरिटी के थ्रू उसे इन्फोर्स किया जाएगा, उसे लॉ पास किया जाएगा डिस्कशंस के बाद। अब टर्म लेजिस्लेचर, ये डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आप इसको अपने आंसर्स में इंक्लूड करते हैं लेजिस्लेचर के फंक्शंस या फीचर डिफ़ाइन करते टाइम, थोड़ा सा लेजिस्लेचर को शॉर्ट में ऐसे डिफ़ाइन कर देंगे तो आंसर थोड़ा और बेटर इम्प्रूव लगता है, अच्छा लगता है। लेजिस्लेचर जो वर्ड है ये एक जेनरिक टर्म है, एक वर्ड से आया है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लेजिस्लेट, मतलब लॉ बनाना। टर्म लेग मीन्स लॉ, LEG जो है लेजिस्लेचर का LE उसका मतलब होता है लॉ, कानून, और लेचर मतलब द प्लेस। तो इसीलिए लेजिस्लेचर मतलब प्लेस फॉर लॉ मेकिंग, ऐसा जगह जहाँ पे लॉ बनाया जाता हो, ठीक है। विच इज़ यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है। अब पार्लियामेंट भी जो वर्ड है वो भी किसी वर्ड से आया है। पार्लियामेंट वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड पार्ले, जिसका मतलब होता है टू टॉक, मतलब बात करना, और टू डिस्कस करना किसी चीज़ को। टॉक और डिस्कस हो गया उसका मतलब। और पार्लियामेंट मीन्स द प्लेस वेयर डेलिब्रेशंस आर हेल्ड। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डेलिब्रेशंस मतलब जहाँ पे बातचीत हो, डिस्कशन हो, क्योंकि इसका वर्ड का मतलब ही हमने समझा कि किस वर्ड से आया और उसका क्या मतलब होता है। तो पार्लियामेंट भी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डिस्कशन होता है किसी टॉपिक के ऊपर, किसी लॉ के ऊपर, ठीक। इट इज़ एन इंटीग्रल, अब लेजिस्लेचर के बारे में यहाँ पे एक फीचर बताया गया है, इंटीग्रल एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर है उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है? जो रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे चले, कानून के हिसाब से, जहाँ पे सब कुछ चलाया जाए, सब कुछ गवर्नमेंट गवर्न करे सबको। तो इसीलिए इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता सरकार से। The existence of fully representative, directly elected, active and powerful legislature is considered to be absolutely essential feature of liberal democratic political system। मतलब डायरेक्टली चुना गया, लोगों द्वारा चुना गया एक्टिव और पावरफुल लेजिस्लेचर को ही बहुत ही एसेंशियल फीचर माना जाता है लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का। लेजिस्लेचर एक्ट एज अ मिरर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये लोगों की बातों को रखता है, उनके अकॉर्डिंग, उनके जो लोगों के ओपिनियंस होते हैं, जो लोगों की नीड्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए लेजिस्लेचर वर्क करता है। इसीलिए लेजिस्लेचर को मिरर ऑफ पब्लिक ओपिनियन भी कहा जाता है। इट अलोन कैन ट्रांसफॉर्म पब्लिक डिमांड्स इनटू अथॉरिटेटिव लॉ। अब लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? जो लोगों की डिमांड है, पब्लिक का डिमांड है, उसको एक लीगल लॉ, अथॉरिटेटिव लॉ मतलब लीगल लॉ, बाइंडिंग लॉ के रूप में इन्फोर्स कराना, पास करना। इन एब्सेंस अगर लेजिस्लेचर नहीं होगा तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा? बिना लेजिस्लेचर के अनडेमोक्रेटिक होगा, या टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कही जाएगी। टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन मैंने आपको पहले भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझाया था। वो गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोगों को कोई भी फ्रीडम राइट नहीं होते, सिंगल रूलर होगा जो कि अपने अकॉर्डिंग विश करेगा, कोई लॉ, रूल ऑफ लॉ नहीं होता बेसिकली ऐसे स्टेट में। लेजिस्लेचर एक्ट एज मिरर, ये तो हो गया। पॉलिटिकल सिस्टम अनडेमोक्रेटिक, ये भी बता दिया मैंने। नॉमिनेटेड और सेलेक्टेड लेजिस्लेचर इज़ नॉट रियली अ लेजिस्लेचर, इट इज़ एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव और द डिक्टेटर। जहाँ पे सरकार, जो लेजिस्लेचर हो, नॉमिनेट की गई हो, चुनी गई हो एग्जीक्यूटिव के थ्रू, वो सचमुच की लेजिस्लेचर नहीं मानी जाती। क्यों? अगर जो रूलर है उसने खुद से सेलेक्ट करके कुछ लोगों को लॉ मेकिंग के लिए रखा हुआ है, तो वैसा गवर्नमेंट क्या होगा? डिक्टेटरशिप की तरह होगा ना, क्योंकि वहाँ पे जो लॉज बनाए जाएंगे वो डिक्टेटर के विशेस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। इसीलिए नॉमिनेटेड या सेलेक्टेड लेजिस्लेचर को कभी भी हम ट्रू लेजिस्लेचर नहीं कहते। लेजिस्लेचर कैसा होना चाहिए? फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब तो ये सब हमने समझ लिया क्या होता है लेजिस्लेचर ट्रूली वे में। फुली रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब लोगों द्वारा चुनी गई होनी चाहिए लेजिस्लेचर जो है, वो सेलेक्टेड नहीं होनी चाहिए।
फिर नेक्स्ट है अब लोकसभा। इंडिया में जो लोकसभा है वो कैसा ऑर्गन है और कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। लोग यहाँ पे चुने हुए लोगों के द्वारा एमपीज़ यहाँ पे जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पीपल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसे लोअर हाउस, लोकसभा एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस आप याद कर सकते हैं। लोअर हाउस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट माना जाता है, जो कि इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। इसका नाम भले ही लोअर हाउस है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सबसे पावरफुल, डेमोक्रेटिक और फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव हाउस है। लोगों को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस भी है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे इसका इलेक्शन होता है। उसमें कॉम्पोजिशन क्या है? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन का इनॉग्रेशन हुआ था 1950 में, तो इसमें मेंबरशिप फिक्स की गई थी कि 500 मेंबर रहेंगे लोकसभा में। लेकिन ये जो मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर बहुत सारे पर्सनस को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा में। इसीलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई 1950 के बाद से, वैसे वैसे मेंबरशिप भी बढ़ती गई। तो अभी 1950 से 56 में 520 मेंबर, फिर 63 में थोड़ा और इंक्रीज़ हुआ। फिर बाद में किस अमेंडमेंट के थ्रू, ये आपको याद कर लेना, 31st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एकदम फिक्स कर दिया गया। टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स किया गया है 545, जिसमें से 525 जो हैं वो इलेक्टेड होंगे स्टेट से और 20 आएंगे यूटीज़ से। ये आपको पॉइंट्स याद करके रखना है। ये फैक्चुअल डाटा आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। और कॉम्पोजिशन जो है ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज़ 545। अगर प्रेजेंटली बात करें अभी कितना मेंबरशिप है लोकसभा का, 545 है, और 543 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे वो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर होते थे, एंग्लो इंडियन, लेकिन अभी इनका जो सीट है नॉमिनेटेड मेंबर वाला जो इलेक्शन है उसको हटा दिया गया है। सिर्फ अब 545 ही रह गए, 543 इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स अब नहीं आते हैं। इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, आउट ऑफ 543 में से 131 मेंबर्स आरसी से आते हैं, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी मतलब कि जो ऐसी, जब जो छोटे वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं उनके लिए कुछ कंस्टिट्यूएंसी, कुछ एरिया, कुछ रीजन को डिमार्केट किया जाता है, और उन वहाँ से जो लोग चुने जाते हैं वो सिर्फ उस वीकर सेक्शन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल SC/ST की कोई कंस्टिट्यूएंसी बनाई गई है, तो वहाँ से सिर्फ SC/ST का कोई SC/ST कास्ट का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। तो ऐसे 131 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतना हो सकता है 550 to 550 मेंबर्स, लेकिन अभी प्रेजेंटली अगर बात करें तो इतना है। आपको प्रेजेंट का भी याद करके रखना है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी याद होने चाहिए। ठीक, और जो पहले 2 मेंबर्स होते थे, अभी तो इनको हटा दिया गया, लेकिन जो पहले 2 मेंबर्स एक्स्ट्रा में नॉमिनेट किए जाते थे वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब कि जो कि किसी फॉरेन कंट्री के फॉरेनर रहे हों, लेकिन उनका बर्थ, उनके पेरेंट्स फॉरेनर रहे हों लेकिन उनका जन्म इंडिया में हुआ हो, तो ऐसे पर्सन्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहा जाता है। प्रेजेंटली 131 लोकसभा। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मैं एक बार आपको और समझा दूँ कि जब ब्रिटिशर्स से हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे सब ब्रिटिशर्स तो चले गए थे देश छोड़ के, लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स रह गए थे इंडिया में ही। तो उनकी जनरेशन जो इंडिया में पैदा होती गई, उन ब्रिटिशर्स के बच्चे, उन फॉरेनर्स के बच्चे जो यहाँ पे हुए, तो वो माइनॉरिटी में आने लगे, उनको भी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने सोचा। तो इसीलिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाने लगा। लेकिन अब जो एंग्लो इंडियन मेंबर जो फॉरेनर कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, अब उनका नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, तो नीड नहीं रह गई है उनको रिप्रेजेंट करने की ज़्यादा, इसलिए इसको हटा दिया गया है। प्रेजेंटली 131 लोकसभा, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये आप और कुछ फैक्ट हैं देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। 87 सीट है शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व, और 44 है शेड्यूल ट्राइब्स के पीपल्स के लिए। अब कैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि जो भी इंसान 18 ईयर्स का एज अटेंड कर चुका है या फिर उससे ज़्यादा का एज है, वो इलेक्शन में लोकसभा के लिए वोट कर सकता है। जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम,
मतलब means that all the voters of constituency vote for common candidate, not on the basis of their allegiance to different community. The country is divided into territorial constituency and each constituency elect one representative. देखिए यहाँ पे क्यों लिखा है कि all the voter of the constituency जो हैं अपने मन से चूज़ करेंगे, किसी कम्युनिटी की तरफ अलाइड नहीं होंगे। जैसे पहले क्या होता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की मांग की गई थी कि मतलब जो अगर मुस्लिम डोमिनेटेड कोई एरिया है तो वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा वो मुस्लिम ही होगा, सब लोग उसी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के लिए सारे मुस्लिम्स वोट करेंगे। लेकिन इस सिस्टम को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। अगर किसी एरिया में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है या हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ से कोई भी कास्ट का इंसान उस एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है अगर लोगों का पॉपुलर वोट वहाँ पे उसे मिलेगा। और हर देश को जो बड़ा ऐसा कंट्री होता है उसको बांट दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, मतलब छोटे छोटे एरियाज़ में। 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाई जाती है। जितना लोकसभा का कंपोजिशन है ना, उतने एरियाज़ में कंट्री को बांट दिया जाता है और हर कंस्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को लोग चुनते हैं लोकसभा के लिए। रिजर्वेशन ऑफ सम सीट्स, अब उस लोकसभा में कुछ सीट्स रिजर्व भी हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए। 131 सीट्स मैंने आपको बताया था, जिसमें से 87 सीट थी शेड्यूल कास्ट और 44 सीट्स थी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जैसे कि उनको भी बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, कंट्री को डिवाइड किया जाता है, मैंने अभी आपको ऊपर ये पॉइंट बताया। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, सिंगल मेंबर मतलब कि एक कंस्टिट्यूंसी से एक ही मेंबर को चुना जाएगा। टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी अगेन वही रिपीटेड पॉइंट है कि पूरे कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से एक एक मेंबर हर कंस्टिट्यूंसी में से चुना जाएगा। और ये कंस्टिट्यूंसी को डिवाइड करने का काम जो कमीशन करती है उसका नाम होता है डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, ये हो गया सीक्रेट बैलेट। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट, नो वन हैज़ नोन हु हैज़ वोटेड इन फेवर ऑफ विच कैंडिडेट, ईवीएम मशीन के थ्रू। पहले इलेक्शंस में क्या होते थे, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो पाते थे। जो पोलिंग बूथ होता था या जो भी इलेक्शन के रिज़ल्ट होते थे उसको आने से ही पहले लोग जो थे मेल प्रैक्टिसेस के थ्रू गलत वे से अपने वोट को बढ़ाने के लिए जो पेपर्स थे चुरा लिया करते थे, पोलिंग बूथ को तोड़ दिया करते थे, काफ़ी अटैक वगैरह वायलेंस देखने को मिलता था। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाया गया जिससे कोई भी गलत डाटा जो है रिप्रेजेंट न किया जा सके। और सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है, जिसका क्या मतलब है कि ऐसी वोटिंग होगी कि किसी को भी पता नहीं चलता है कि कौन इंसान किस के लिए वोट कर रहा है, किस कैंडिडेट के फेवर में वोट कर रहा है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, मतलब इनका इलेक्शन हर 5 साल पे होता है और लोग चुन के सरकार बनाते हैं। लोग अपना जाके वोट देते हैं, जो भी 18+ के लोग होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पावर का यूज़ करके। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिए। इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, 25 साल की एज होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में वो वर्क करना नहीं चाहिए जो पर्सन कंटेस्ट कर रहा है लोकसभा का इलेक्शन। अनसाउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से उसको सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब दिवालिया, कि कहीं बैंक से लोन लेके उसको चुका ना पाया हो, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, और उसके पास सारी क्वालिफ़िकेशंस जो भी पार्लियामेंट के लॉज के थ्रू मेंशन की गई हैं वो सब कुछ वो क्वालिफ़िकेशन को पोजेस करना चाहिए। ठीक है, अब टेन्योर कितना होता है, टेन्योर बेसिकली 5 ईयर का होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले इसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं लेकिन डिज़ोल्व करते हैं प्रेसिडेंट के पास पावर है टू डिज़ोल्व द लोकसभा। उसके टर्म को एक्सपायर होने से पहले ही डिज़ोल्व कर दिया जाता है, जैसे बहुत बार इन सब सालों में प्रेसिडेंट ने किया भी है।
तो ये एक पॉइंट हो गया। सेशंस जो लोकसभा के सेशंस होने चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, उनके बीच में गैप जो है 6 मंथ से ज़्यादा का गैप पे मीटिंग नहीं होनी चाहिए। 6 मंथ के अंदर एक मीटिंग हो जानी चाहिए। इसीलिए 3 सेशंस बेसिकली होते हैं लोकसभा के: विंटर सेशन, मानसून सेशन एंड समर सेशन। कोरम मतलब कोई भी लॉ अगर लोकसभा में पास कराना है तो कितना मेंबरशिप चाहिए, कितने मेंबर का वोट चाहिए एटलीस्ट, तो वो होता है 1/10 ऑफ मेंबर। कम से कम 1/10 मेंबर जो है पूरे हाउस के, 1/10 उनको प्रेजेंट रहना है और लोकसभा के उस लॉ के लिए या जो भी बिल वहाँ पे पास हो रहा है उसके लिए वोट करना है। इसी को कोरम कहते हैं। एटलीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज़ नीडेड फॉर वोटिंग इन द मीटिंग ऑफ लोकसभा। पावर्स एंड फंक्शन, लोकसभा के पावर एंड फंक्शंस क्या हैं? जो देखो, बिल या कोई भी लॉ पास करना है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन ज़्यादातर 90% बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। ऐसा एक फीचर है। अब देखो, लोकसभा में अगर बिल पास होगा तो वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसमें रिकमेंडेशन दे सकता है, कुछ प्रपोजल ला सकता है या रिटर्न कर सकता है वापस से रिकन्सिड्रेशन, दोबारा से सोचने के लिए। लेकिन अगर राज्यसभा ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले तो वो लोकसभा में आएगा। फिर लोकसभा भी सेम प्रोसेस के थ्रू, अगर लोकसभा को बिल सही लगता है तो पास कर देंगे वोटिंग के थ्रू, और अगर उनको बिल अच्छा नहीं लगता कोई क्लॉज तो वो रिकन्सिड्रेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही हाउसेस जो है वो पास नहीं कर पा रही हैं, बिल को डेडलॉक हो जा रहा है किसी इशू के वजह से, एक कॉमन डिसीजन नहीं ले पा रही दोनों हाउसेस मिल के साथ में, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए जॉइंट सीटिंग बुलाएगा। दोनों हाउसेस को जॉइंटली बुलाया जाएगा, सभी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उसको प्रिसाइड करेगा जो स्पीकर है लोकसभा का। और जॉइंट सीटिंग में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोकसभा के फेवर में ही जो बिल हैं वो पास होती हैं, क्योंकि लोकसभा का मेंबरशिप जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा वोट लोकसभा के विशेस के अकॉर्डिंग जाता है फेवर में लोकसभा के। यहाँ पे वही सब कुछ बातें दी गई हैं कि कैसे जॉइंट सेशन हुआ था लोकसभा राज्यसभा का एक बार पोटो बिल को के लिए, जिसको बाद में पोटा बिल बना दिया गया था। ऐसे ऐसे बहुत बार जब डेडलॉक ओकर होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन कराए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है लोकसभा की? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। अब जो लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल में होते हैं, मतलब वो कुछ भी काम करेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा भी सभी काम के लिए लोकसभा के हाउस में। अगर वो जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो लोकसभा किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ चला के। तो इसीलिए लाइफ एंड डेथ ऑफ कैबिनेट इज़ डिसाइडेड बाय लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा क्या करता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा कि नहीं पावर में, वो लोकसभा डिसाइड करता है। उनका लाइफ एंड डेथ उनके ऊपर, लोकसभा हाउस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू या अलग अलग मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, सेंसर मोशन, इन सब मोशंस को लाके मेंबर को हटा सकते हैं पावर से किसी भी गलत काम के लिए या उनके किसी गलत एक्शन के लिए। फाइनेंशियल पावर, सारे मनी बिल्स जो हैं, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसको कस्टोडियन ऑफ कंट्री भी कहा जाता है, देश का कस्टोडियन, मतलब जो देश के फाइनेंस को कंट्रोल करके लगता है। मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकता है, राज्यसभा पास नहीं कर सकता, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। मनी बिल ही इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ लोकसभा में ही। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, उस मनी बिल को मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए रोक के रख सकता है राज्यसभा। अगर राज्यसभा पास नहीं करता है या 14 डेज़ ख़त्म हो जाता है तो वो जो है अपने आप ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। लोकसभा जो है अपना डिसीजन उसके ऊपर, उस बिल के ऊपर दे के उसको फाइनली पास कर दिया जाता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पावर मनी बिल के ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे लोकसभा के पास होती है। इसीलिए लोकसभा को रियल कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंस भी कहा जाता है। फिर जुडिशियल पावर्स क्या होती हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी चार्जेस लगाए गए हैं लोकसभा में या राज्यसभा में,
कहीं भी किसी हाउस ने इम्पोज़ किया वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के ऊपर चार्जेस, अगर एक हाउस ने इम्पोज़ किया तो दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है, ये पावर होती है। इट अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के किसी भी जज को हटाना है तो राज्यसभा और लोकसभा साथ में मिलकर एक रिजोल्यूशन पास करेंगे और उसके थ्रू उनको रिमूव किया जा सकता है। या जितने भी हाई पोस्ट होते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब पोस्ट के पर्सन्स को, हाई ऑफिसर्स को हटाना हो, हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, तो भी लोकसभा जो है वो अलॉन्ग विद द राज्यसभा ऐसा कर सकता है। रिमूवल का पावर होता है इनके पास। लोकसभा जो है इम्पीचमेंट ला सकता है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग कहते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के खिलाफ या वाइस प्रेसिडेंट अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं या कोई उनके ऊपर इलीगल चार्जेस लगे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो किसी भी हाउस में, इन ईदर ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है और रिजोल्यूशन पास किया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू। जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, उसमें से 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जब रिजोल्यूशन पास करेंगे प्रेसिडेंट के खिलाफ उनको इम्पीच करने के लिए कि उनको हटा देना चाहिए पोस्टों से, तो लोकसभा उस पर वर्क करेगा। फिर आता है इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस होते हैं लोकसभा ऑल्सो परफॉर्म। इलेक्शन में क्या क्या काम करता है लोकसभा, उसके बेसिस पे है। लोकसभा पार्ट किस में हिस्सा लेता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इंडिया के, मतलब जो एमपीज़ और एमएलएज़ हैं वो चुन के, वो आपस में साथ मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, कुछ मेंबर्स का ग्रुप होता है जिसमें प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल की जाती है दोनों हाउस में और फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अमेंडमेंट पावर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल लाना है तो किसी भी हाउस में उसे लाया जा सकता है और दूसरे हाउस को अपना रिकमेंडेशन देना होगा या पास करना होगा, और जब दोनों हाउस साथ में मिलकर उस बिल को पास कर देंगे तो अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस करना होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर अप्रूवल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ गॉट अप्रूव बाय बोथ। अगर इमरजेंसी देश में लगानी है, प्रेसिडेंट कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज करना चाहते हैं तो किसका? लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए उसके लिए। वो अकेले से ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन अगर लोकसभा डिज़ोल्व है, लोकसभा मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले भी डिज़ोल्व की जा सकती है, तो अगर उस टाइम पे कोई लोकसभा जो है वो नहीं है तो राज्यसभा अकेले ही इमरजेंसी के लिए अप्रूवल दे सकता है विदिन 30 डेज़। और जब न्यू लोकसभा बन जाएगी, पहले तो डिज़ोल्व थी लेकिन जब न्यू लोकसभा वापस से कंस्टिट्यूट कर ली जाएगी, बना ली जाएगी, तो वो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के लिए जो इमरजेंसी लगाई गई है उसको अप्रूव करना होगा 30 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो वो जो इमरजेंसी है उसको हटा दिया जाएगा। सम अदर पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के क्या पावर हैं कि ऑर्डिनेंस, जो भी प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मतलब टेम्पररी लॉ होता है, जब हाउसेस सेशन में नहीं होती हैं, इमरजेंसी का सिचुएशन होता है तो प्रेसिडेंट ऐसा लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो पास करता है, तो लोकसभा को अप्रूवल देना होगा, उसका अप्रूवल का पावर है। अगर किसी भी स्टेट का बाउंड्री को चेंज करना है, किसी राज्य की बाउंड्री को चेंज करना है, कोई नया राज्य बनाना है, नाम बदलना है, तो उसको भी लोकसभा करेगा। चेंजेस इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस किस चीज़ पे, किस किस मैटर पे जस्टिस देंगे, क्या उनका जुरिस्डिक्शन का पावर रहेगा, वो भी लोकसभा डिसाइड करते हैं। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफ़िकेशन में कोई चेंजेस करनी है, सैलरी या अलाउंसेस में कोई चेंजेस करनी है, तो ये सब कुछ पावर्स हैं लोकसभा की अलग से। अपर हाउस यूनियन पार्लियामेंट, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब ये जो है राज्य वर्ड से समझ में आ रहा है, स्टेट्स, ये स्टेट्स का ग्रुप होता है, ठीक। यहाँ से हर स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं भारत, जो इंडियन यूनियन है, इंडिया जो कंट्री है उसके स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अपर हाउस ऑफ, जैसे स्विट्ज़रलैंड अमेरिका में जो होता है वैसे इंडिया का नहीं है। स्विट्ज़रलैंड अमेरिका में क्या होता है, यहाँ राज्यसभा में, मतलब जो स्विट्ज़रलैंड अमेरिका का राज्यसभा होगा, मतलब वहाँ का जो अपर हाउस होगा, वहाँ पे सारे स्टेट के मेंबर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। मतलब एक स्टेट से अगर 2 मेंबर जा रहा है, बहुत बड़ा स्टेट है वो, तो दूसरा स्टेट जो कि पॉपुलेशन में बहुत कम है, वहाँ से भी 2 ही मेंबर जाएगा। ऐसा अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडियन स्टेट्स हैव नॉट गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन।
इक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं होती है, असिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। असिमेट्रिक मतलब कि बराबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं देना। जो कितने मेंबर राज्यसभा में जाएंगे एक स्टेट के, जैसे उत्तर प्रदेश से कितने मेंबर होंगे राज्यसभा में, फिर गोवा से कितने मेंबर होंगे, सब पॉपुलेशन बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। कितना बड़ा राज्य है, उसका कितना बड़ा साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा। अगर जो स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा है पॉपुलेशन में, वहाँ से ज़्यादा मेंबर जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में, ऐसे। और किसी किसी जगह से, तो जैसे मिज़ोरम वगैरह से, जो छोटे स्टेट्स हैं, वहाँ से बहुत कम मेंबर, 1-2 मेंबर जाते हैं। कंपोजिशन, राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 250 मेंबर। आपको लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कमेंट करना है। और 250 में से 238, 238 जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली, और 12 मेंबर्स जो हैं उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, अपने से चुनता है, नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्शन के थ्रू नहीं आते। देखो, इलेक्शन और नॉमिनेशन में डिफरेंस है। 238 मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड होते हैं और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, अपने से प्रेसिडेंट चुनता है। और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं किसी स्पेशल फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कोई लिटरेचर से बहुत अच्छा इंसान होगा, कोई आर्ट से, सोशल सर्विस में किसी ने अच्छा रोल प्ले किया होगा अपना, तो ऐसे मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। अभी राज्यसभा में अगर बात की जाए कितने मेंबर्स हैं, 245 प्रेजेंट स्ट्रेंथ है अभी के टाइम पे, जिसमें से 245 में से 233 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 स्टेट्स और यूटीज़ को, और बाकी 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के लिए जो सीट्स हैं वो लिखी गई हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शेड्यूल्स में बटा है, ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में बताया था। तो 4th शेड्यूल में राज्यसभा के बारे में लिखा गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन, मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। लोकसभा के मेंबर को तो डायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हर राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू ये इलेक्ट किए जाते हैं। और किस मेथड से इलेक्ट होते हैं ये? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस इलेक्शन के मेथड को आपको इलेक्शन वाले चैप्टर में मैं और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आपको इतना जान लीजिए कि जो भी पर्सन ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट पाया रहेगा वो इलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसका इलेक्शन राज्यसभा का इनडायरेक्टली होता है, इतना आपको याद करना है। कितने मेंबर का? अभी तो प्रेजेंटली 233 मेंबर, जो कि स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अलग अलग फील्ड से वो आते हैं, ठीक, किसी अलग अलग फील्ड के जीनियस होते हैं वो। अब इसका क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है सिलेबस में, लेकिन गो थ्रू कर लेना आप एक बार। सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, 30 ईयर्स की एज, लोकसभा के मेंबर्स की 25 ईयर एज, राज्यसभा की 30 ईयर्स, और जो भी बाकी लोकसभा के लिए था क्वालिफ़िकेशन वही सब सेम यहाँ पे भी है। टेन्योर कितना होता है? इसे काजी परमानेंट हाउस कहते हैं, ये आपको इसके लिए बहुत अच्छे से याद रखना है। राज्यसभा इज़ अ काजी परमानेंट हाउस। काजी मतलब कि टेम्पररी, कोई चीज़ टेम्पररी होती है उसके लिए काजी बोलते हैं। मतलब इसके हर 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। राज्यसभा का टेन्योर 6 साल का है, लेकिन हर 2 साल पे पूरे मेंबर्स रिटायर नहीं होंगे, सिर्फ 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा हाउस विल गेट रिटायर्ड आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, इसलिए काजी परमानेंट हाउस कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मान लीजिए अगर कभी लोकसभा पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया, क्योंकि लोकसभा का ये फीचर है, उसे डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो उस टाइम पे देश में अगर वॉर आ गया या कोई बहुत डिसीजन इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और लॉ बनाने का कोई काम आ गया या कोई बहुत ज़रूरी काम फंक्शन आ गया सरकार का, तो वो कहाँ पे सब मीटिंग करेंगे और कहाँ पे डिस्कशन होगा। इसीलिए इसे पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, जिससे कि जो इंडिया का लेजिस्लेचर है वो हमेशा कंटिन्यूसली फंक्शन करता रहे। राज्यसभा का टेन्योर इस हिसाब से फिक्स किया गया है। सेशंस ये सिलेबस में नहीं है। कोरम भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोरम सेम होता है। जितना लोकसभा का कोरम होता है 1/10 मेंबर, वैसे राज्यसभा का भी कोरम होता है। लेजिस्लेटिव पावर,
अब राज्यसभा की क्या क्या पावर है? लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग, कोई भी ऑर्डिनरी बिल, नॉर्मल बिल जो है वो लोकसभा में भी पास कर सकते हैं, राज्यसभा में, दोनों हाउसेज में ऑर्डिनरी बिल को पास किया जा सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जॉइंट सीटिंग कराई जाएगी, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया इसको, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे कैसे सॉल्व करते हैं। और ऑर्डिनरी बिल जब दोनों हाउसेज में पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लगेगा उस पर, और उसके बाद वो बिल जो है पूरी तरीके से पास हो जाएगा। लेकिन अगर डेडलॉक होता है, जॉइंट सीटिंग के बाद भी डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो बिल जो है कोलैप्स हो जाएगा। फाइनेंशियल पावर, राज्यसभा के पास बहुत कम फाइनेंशियल पावर होती है। मैंने आपको मनी बिल के रिस्पेक्ट में ही बताया था, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकता है, और राज्यसभा सिर्फ उसे 14 डेज़ के लिए रोक के रख सकता है या कोई रिकमेंडेशन दे सकता है। लेकिन वो रिकमेंडेशन जो है राज्यसभा का, वो लोकसभा पे बाइंडिंग नहीं होता। लोकसभा चाहे तो उस रिकमेंडेशन को अप्रूव करे या चाहे मनी बिल को वैसे ही पास कर दे। लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोज अमेंडमेंट बाय राज्यसभा, इसीलिए राज्यसभा को ज़्यादा फाइनेंशियल पावर नहीं होता है। लेजिस्लेटिव ये तो हो गया। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है? लोकसभा के पास सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर होती है, मतलब कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो नो कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास कर सकते हैं, हम किया जाता है। राज्यसभा में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाता। राज्यसभा कैसे मिनिस्टर्स को बस कंट्रोल कर सकता है? उनसे कोई चीज़ का, कोई एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मांग के, कोई क्वेश्चन पूछ के या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ के या एडजर्नमेंट मोशंस लाके, ये सब करके इन सब फंक्शंस के थ्रू राज्यसभा मिनिस्टर्स को चेक कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर राज्यसभा के पास सेम होती है जितना लोकसभा के पास होती है। जब कोई भी अमेंडमेंट बिल आएगा तो दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए। लोकसभा पहले पास करेगा तो राज्यसभा के पास जाएगा, या फिर अगर राज्यसभा ने पहले बिल लाया और उसको पास किया तो लोकसभा के पास जाएगा, वाइस वर्सा। दोनों का जब अप्रूवल होगा तो उस बिल को पास किया जाएगा। कोई भी लोकसभा अकेले चाहे किसी बिल को पास करना तो ये पॉसिबल नहीं होता। इलेक्टोरल पावर, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब राज्यसभा के मेंबर भी जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लोकसभा के मेंबर्स करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन होता है उसमें भी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन होता है? चीफ चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन भी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा को कंट्रोल करने के लिए राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो ये कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यसभा के बीच के मेंबर्स में से ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। पावर टू डिक्लेयर, अब कुछ स्पेशल पावर है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाने का बहुत चांस होता है कि राज्यसभा की स्पेशल पावर क्या है, और कंपैरिजन में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। राज्यसभा के पास पावर है, आर्टिकल 249 में ऐसा लिखा गया है कि राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोट लेके किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को नेशनल इम्पोर्टेंस यूनियन लिस्ट में डाल सकता है। अब इसका मतलब, स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है? स्टेट लिस्ट मतलब ऐसा, हमारी जो इंडिया में डिवीज़न ऑफ पावर है, पावर डिवाइड हैं 3 पार्ट्स में। यूनियन लिस्ट में कुछ पावर है, उस लिस्ट की में ऐसे जो भी चीज़ें लिखी गई होंगी उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें होंगी उसको स्टेट की, हर अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स देखेंगी, उस पर काम करेंगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट की पावर होंगी उस पर दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उसके लिए वर्क करेंगी। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे किसी स्टेट लिस्ट के भी पावर को यूनियन लिस्ट में डाल सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो चला जाएगा वो काम तब। और ऐसा राज्यसभा जो कर सकती है 1 साल के लिए कर सकती है। यूनियन पार्लियामेंट को, उसको अगर स्टेट लिस्ट का कोई भी पावर उसने चेंज कर दिया, राज्यसभा ने डाल दिया यूनियन लिस्ट में, तो यूनियन पार्लियामेंट जो नेशनल गवर्नमेंट है देश की, 1 साल तक उस पर लॉ बनाना पड़ेगा उस सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में? 249 के थ्रू ये पावर है, स्पेशल पावर। पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन अबॉलिशन, कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकती है राज्यसभा या अबॉलिश, ख़त्म कर सकती है, हटा सकती है। आर्टिकल 312 के थ्रू ऐसा हो कर सकता है। 319 आपकी बुक में गलत दिया है, 312 होगा यहाँ पे।
और थर्ड पावर, पावर ऑफ राज्यसभा टू अप्रूव एमरजेंसी डिक्लेरेशन व्हेन लोकसभा स्टैंड डिसॉल्व। लोकसभा जब डिसॉल्व रहेगी तो एमरजेंसी को राज्यसभा अकेले ही अप्रूव कर सकती है उस टाइम पे। ये एक स्पेशल पावर होती है। तो 3 स्पेशल पावर हो गई कि स्टेट लिस्ट को यूनियन लिस्ट में ट्रांसफ़र कर देना, ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाना या ख़त्म करना, और इमरजेंसी को अप्रूव करना। अब राज्यसभा का पोजीशन कैसा है? राज्यसभा एक ऑर्नामेंटल चैम्बर की तरह है। इज़ नीदर अ ऑर्नामेंटल चैम्बर लाइक अ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड और नीदर असर्टिव पावरफुल सेकंड चैम्बर एज यूएस सीनेट। मतलब राज्यसभा बहुत पावरफुल भी नहीं है और ऑर्नामेंटल चैम्बर मतलब कि बस ऐसे बिना काम के, जैसे ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड हो, उसके पास बहुत कम पावर है। जब मैं आपको समझाऊंगी आगे तो बताऊंगी, तो उसके पास बहुत कम पावर है। ऐसा भी नहीं है राज्यसभा के पास कि बिल्कुल ही पावर ना हो, थोड़ा बहुत पावर उसके पास भी है, स्पेशल पावर्स भी हमने पढ़ा। लेकिन वो अमेरिका के अपर हाउस जो कि सीनेट बोलते हैं जिसे, उसकी तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो हमने अब तक राज्यसभा और लोकसभा के फीचर्स को पढ़ा। अब दोनों में इक्वल पावर्स दोनों के पास कहाँ हैं वो देख लेते हैं एक बार, रिलेशन कैसा है। दोनों ही ऑर्डिनरी बिल को साथ में पास कर सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है। इक्वल इलेक्टोरल पावर, इलेक्शन के जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को चुनने का पावर है, दोनों ही हाउसेस के अकॉर्डिंग होगा, कोई एक हाउस अकेले नहीं करता। पावर टू अप्रूव एमरजेंसी, एमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन जब लोकसभा डिसॉल्व रहेगी तो राज्यसभा अकेले करेगा। इक्वल पावर टू कंसीडर रिपोर्ट, दोनों के पास ही हाउसेस के पास पावर है, कोई भी नेशनल लेवल का रिपोर्ट है तो उसको कंसीडर करना, उस पर डिस्कस करना। सुपीरियरिटी, अब लोकसभा जो है वो सुपीरियर है राज्यसभा से फाइनेंशियल मैटर में। मैंने आपको बताया था कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होगा, इसीलिए लोकसभा ज़्यादा सुपीरियर है, उसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है राज्यसभा से। लोकसभा रियल पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, लोकसभा के पास एग्जीक्यूटिव्स को, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने का असली पावर है। राज्यसभा के पास बहुत कम इम्पोर्टेंस होल्ड करता है इस मैटर में राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा बहुत से मोशंस के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू और कैबिनेट को, एग्जीक्यूटिव को चेक में रख सकता है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ क्वेश्चंस पूछ तो सकता है, इन्वेस्टिगेशन बैठा सकता है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऐसे मोशंस वो नहीं ला सकता। ये एक्सक्लूसिव पावर तो मैंने आपको अभी बताया था क्या क्या होता है। क्रिएशन अबॉलिशन ऑफ स्टेट लिस्ट को यूनियन लिस्ट में सेंड कर देना रिजोल्यूशन के थ्रू, और एमरजेंसी डिक्लेरेशन को अप्रूव करना। ये 3 स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर्स को ही एक्सक्लूसिव पावर भी कहा जाता है। तो हमारा चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको पॉलिटिकल साइंस का और भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मैं लाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें मैं आपको अमेरिका के अपर हाउस और लोअर हाउस को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।